सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हालत बहुत ख़राब है जीवन के अंदर। सीज़न चेंज बहुत बेकार है। सो तबीयत का ध्यान दो। हमारे गले तो सबके निपट गए हैं जीवन में। सो चलो, जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक लेक्चर चलेगा। गिर विर गया बीच में तो लेक्चर खत्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना। कल और परसों इसी वजह से लेक्चर नहीं हो रहा था। क्या हुआ है? ओके, चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना। हमने लास्ट लेक्चर 2 लेक्चर्स के अंदर क्या क्या देखा उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? यस और नो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमने देखा था व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ, और लॉ क्यों बनाया जाता है। हमने देखा था सिचुएशन के ऊपर लॉ डिपेंड होता है, और 3 लॉज के हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, दूसरा डाउरी और तीसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। आइडिया क्लियर है? फिर हमने 4 फैक्टर्स देखे थे जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर है? सेफ्टी, दूसरा बोलो सब जन बेनिफिट, तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और चौथा कौन सा? एथिक्स। कुछ याद है सबको? यस और नो? उसमें से कौन से 2 लिखने पड़ते हैं बोलो? सेफ्टी एंड बेनिफिट। कौन से 2 अज्यूम्ड होते हैं? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड बहुत बढ़िया। फिर हमने ये चीज देखी थी कि सेफ्टी और बेनिफिट में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? सेफ्टी। बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर हमने कैटेगरीज ऑफ लॉ देखे थे। कैटेगरीज ऑफ लॉ के लिए मैंने आपको मेंशन किया था कि पहले तो लॉ पास करने का राइट किसके पास है बोले एक बार? पार्लियामेंट। सब जन बोलो किसके पास है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास राइट है। आर्टिकल नंबर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? 245। और उसको बाद में लिस्ट जो दिया है वो कौन से आर्टिकल में दिया है? 246। शेड्यूल नंबर कौन सा है बोले एक बार? 7। लिस्ट कितने हैं? 3। पहला यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने एंट्रीज है? 97। उसके बाद में दूसरा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 66। और कॉन्करेंट लिस्ट में 47। कुछ याद आया सबको? यस और नो? फिर हमने देखा था कि ये लिस्ट कहां कहां पास होते हैं। व्हाट डू मीन बाय यूनियन लिस्ट? व्हाट डू मीन बाय यूनियन लॉ? विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। व्हाट डू मीन बाय स्टेट लॉ? एप्लीकेबल टू ओनली स्टेट। एंड व्हाट इज कॉन्करेंट लॉ? बोथ स्टेट और सेंटर को अपने अपने हिसाब से एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये चीज हमने देख ली थी। बोलो हाँ है ना? आज हमको बहुत आगे बीच में आवाज चलती रहेगी, सह लेना थोड़ा, ठीक है? सर्दी है, खांसी है। खांसी का इशू नहीं, सर्दी का ही बहुत टेंशन है। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस कि इंडिया में लॉ किस तरीके से पास होता है। हमने अभी तक सिर्फ लॉ कैसे, कितने कैटेगरीज का होता है वो देखा है। आज हम देखने वाले हैं कि लॉ किस हिसाब से क्या होता है? पास होता है। तो बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। डबल ट्रिपल रेडी, लेट्स गो। सबसे पहले तो हमने कैटेगरीज ऑफ लॉ कितने पार्ट में डिवाइड किया है बोले एक बार? जो से 3। सब जन बोलो कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 3। हाउ लॉ इज मेड। भले ही कैटेगरी 3 है पर इंडिया में पास करने की प्रोसेस 2 ही है। पहले प्रोसेस को बच्चों बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोले एक बार? सेंट्रल। दूसरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्टेट प्रोसेस। अब आपका यूनियन लॉ तो सेंट्रल प्रोसेस से पास होता है, आपका स्टेट लॉ तो स्टेट प्रोसेस से पास होता है। बोलो हाँ है ना? पर आपका जो कॉन्करेंट है वो पहले कहां पे पास होता है? सेंटर। और फिर कहां पे पास होता है? स्टेट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो? अब अगर ये क्लियर है तो दोनों प्रोसेस को पैरेलली चलाते हैं। सबसे पहले कोई भी लॉ बनाने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू बी डन इज लॉ का आप ड्राफ्ट बनाइए, बिल बनाइए। सेंटर के लिए, स्टेट के लिए अलग अलग। द ड्राफ्ट इज कॉल्ड एज बिल। सवाल है कि कौन बना सकता है ये बिल? क्या आप बना सकते हो? फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना है भाई साहब कंपनीज एक्ट, तो क्या आप कंपनीज एक्ट का ड्राफ्ट बना सकते हो? और आपने बनाया तो क्या ये कंसिडर किया जा सकता है? बोलो यस और नो? मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा ड्राफ्ट कोई भी बना सकता है। एनी पर्सन कैन मेक अ ड्राफ्ट, और वो प्रेजेंट भी कर सकता है। जैसे शायद आपको नहीं पता, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सुना है? आरटीआई। आरटीआई का ड्राफ्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया। ये वो तब बनाया है जब वो कुछ नहीं थे, ठीक है? वो सादा जॉब कर रहे थे पर उनको लगा कुछ करना चाहिए। उसके बाद में लोकपाल बिल, अन्ना हजारे अन्ना हजारे ने अनशन किया था, वो भी अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, ठीक है? सो एक तो तुमको बिल बनाना है तो कोई भी बना सकता है, तुम भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, सिर्फ हमारी कोई सुनेगा नहीं।
दैट इज अ डिफरेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई पॉलिटिकल पावर जीवन में नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो सर ना। फिर ये बिल जाता है इंट्रोडक्शन के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पता है सबको क्या होता है? पार्लियामेंट चलो क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा। पार्लियामेंट वो जगह जहां लोग आके झगड़ते हैं, मारामारी करते हैं, माइक वाइक फेंक के मारते हैं, चेयर वेयर फेंक के मारते हैं। बोलो हाँ है ना? फिर ऐसे घूस वूस लिया, ब्राइब वाइब, तो नोटों के बंडल निकाल के दिखाते हैं जहां पप्पू जी सोते हैं। बोलो हाँ है ना? जहां पे लोग मोबाइल के ऊपर बैन किए हुए वीडियो देखते हैं, खुद ही बैन करते हैं, खुद ही देखते हैं, वो भी इनकॉग्निटो मोड में है। और फिर क्या ही बोले जीवन में, अरे रे 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 रे। और अनफॉर्चुनेशन वी आर रन बाय दीज पीपल। इसको पार्लियामेंट कहते हैं बेटा। वो जो तुम सुने हो ना वो सब बेकार है, पार्लियामेंट ये है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी मेक, सॉरी, फर्स्ट थिंग व्हाट वी मेक इज कॉल्ड एज बिल। क्या कहा जाता है इसको? बिल। दिस इज सेंट्रल बिल। कौन सा बिल बोले एक बार? सेंट्रल। इस साइड कौन सा बिल बनता है बोले एक बार? स्टेट। फिर वो जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जाने के बाद और इधर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट क्या वजह से? स्टेट लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट में जाने के बाद नीचे इसका होता है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग मतलब सब गधे घोड़ों के सामने इसको एक बार पढ़ा जाता है। गधे घोड़ी तो बैठे हैं वहां पे, है ना? कुछ ही तो लोग हैं जो चुनिंदा एजुकेटेड है थोड़े से। बाकी एलएलबी की डिग्री वगैरह सबके डिग्रियां सबके पास है। सो रीडिंग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रीडिंग इन फ्रंट ऑफ एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रीडिंग। एंड दिस इज फर्स्ट रीडिंग इन फ्रंट ऑफ एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रीडिंग। इसका भी डिफरेंस समझ में आएगा, जस्ट वेट। फिर उसके बाद में इसके ऊपर इनपुट लिए जाते हैं पब्लिक से। किससे इनपुट लिए जाते हैं बोले एक बार? पब्लिक। अब पब्लिक से इनपुट लेने का मतलब क्या होता है? पब्लिक से इनपुट मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है और एमएलए जो है, इनसे इनपुट, एज वेल एज देश की पब्लिक से भी इनपुट लेते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा अपना सिलेबस चेंज हो रहा है सीए का। बोलो हाँ है ना? आपको शायद नहीं पता, सीए का सिलेबस चेंज होना इज नथिंग बट अमेंडमेंट टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949। हमारे लिए लॉ है आईसीएआई एक्ट 1949। जब आप सिलेबस चेंज करते हो तो आप आईसीएआई एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करते हो। और इस सिचुएशन में पूरे इंडिया के पब्लिक से कमेंट्स लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? कमेंट्स कि इनका सिलेबस चेंज होना चाहिए क्या। तो पब्लिक तो पागल है, पब्लिक किधर भी कुछ भी कमेंट करती है। बोलो है ना? जैसे इन्होंने पूछा कि भाई सिलेबस चेंज होना चाहिए, लगेज बच्चे देख रहा है विनोद किस प्रकार सिलेबस चेंज किया जा रहा है। बोलो हाँ या ना? दूसरा कोई एक आधा दिल टूटा आशिक रहा, सोनम गुप्ता बेवफा है। बोलो हाँ या ना? पब्लिक तो कोई भी कमेंट करेगी। तो इस कमेंट्स को फिल्टर करके पब्लिक के कमेंट्स को, यहाँ सेंट्रल पब्लिक मतलब देश की पब्लिक कमेंट करती है, इंडियन पब्लिक, यहाँ स्टेट की पब्लिक कमेंट करती है। और ये कमेंट करने के बाद में इन कमेंट्स को फिल्टर करके एक्सेप्ट करने में स्टैंडिंग कमिटीज का गठन किया जाता है। कौन सी कमिटीज बोले एक बार? स्टैंड। और बेसिकली देखा जाए तो स्टैंडिंग कमिटीज का मतलब एक तो आप सेंट्रल कमेटी बिठा लो, नहीं तो आप स्टेट कमेटी बिठा लो। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 जब बनाया गया था, जो हमारे सिलेबस का लॉ है, उसके लिए 3 डिफरेंट कमिटीज की प्रस्थापना की गई थी। नारायण मूर्ति कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी एंड सर जे ईरानी कमेटी। एक तो नारायण मूर्ति, दूसरे कुमार मंगलम कौन बोले एक बार? बिरला, और तीसरे कौन? सर जे ईरानी। ये अपने अपने इंडस्ट्री के धुरंधर लोग हैं कंपनीज चलाने में। नारायण मूर्ति तुम्हें पता है किसके चेयरमैन है? थे चेयरमैन, अभी प्रमोटरी बचे सिर्फ वो। दूसरा कुमार मंगलम बिरला, जो है ना, कुमार मंगलम बिरला इज रिचेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज ऑल्सो सीए। फिर सर जे ईरानी,
टाटा ग्रुप के अंदर जिनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है उनमें से बिलोंग करते हैं जय जय ईरानी। सो इन तीनों ने कमेंट्स को फिल्टर करके, अब ऑब्वियसली नारायण मूर्ति बैठ के ये सब कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, इनके नीचे सबऑर्डिनेट कम्युनिटीज होती है इन चीज़ों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो सबऑर्डिनेट कमिटी से फालतू वाली चीज़ें हटाते हैं, जो काम काम की है वो मेन कमिटी हैंडल करती है। ये तीनों चीज़ें होने के बाद में वापस से लॉ आता है पार्लियामेंट के पास होने के लिए। मतलब पहला रीडिंग पार्लियामेंट के पास हो गया, कमेंट्स ले लिए, कमेटी ने फिल्टर भी कर दिया, अब वापस से लॉ किसके पास आया? सब जन बोलो, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउसेस, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। हाउस ऑफ क्या लिख बाद उसे? स्टेट काउंसिल। ये पता है क्या हाउस ऑफ पीपल? लोकसभा, राज्यसभा। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या फर्क है? बेटा पार्लियामेंट में बैठते हैं पंत प्रधान, ठीक है मित्रों, आज तो भलती आवाज आएगी हिमेश रेशमिया वाली। रहने देते। सो पार्लियामेंट में बैठते हैं पंत प्रधान और स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं चीफ मिनिस्टर। नहीं, मैं कंफ्यूज था, मेरे को मालूम ही नहीं पिछले 2.5-3 साल से कौन मिनिस्टर बन रहा है। कोई भी जाके कसम खा के वापस आ जाता है, बोलो हाँ या ना। अब अल्टीमेटली तो है यही, देशात नरेंद्र राज्यात देवेंद्र। बोलो हाँ या ना। सॉरी, चीफ मिनिस्टर अलग है फिलहाल, एकनाथ शिंदे जी है। क्या फर्क पड़ता है? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो 2019 में 2019 में जो आपने वोट दिया जिसमें प्राइम मिनिस्टर चूज होके आए, दोज आर कॉल्ड एज सेंट्रल इलेक्शंस। केंद्र सरकार, राज्य सरकार पता है, तो 2019 में आपने केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी, एंड इमीडिएटली 2020 में आपने जिनको चुना वो राज्य सरकार थी। हालांकि चुना आपने बीजेपी प्लस शिवसेना था, फिर शिवसेना बाजू में हो गया, फिर वो कोई राष्ट्रवादी साहेब साहेब के साथ मिल लिया, फिर साहेब और कांग्रेस भी आ गए उसके अंदर, फिर सब लोगों ने मिलकर एक झुंड बना लिया, बोले हम चलाएंगे महाविकास आघाड़ी, जो 2.5 साल के बाद खत्म हो गई। फिर सब लोग जाके गुवाहाटी में काय झाड़ी, काय डोंगर, काय हॉटे, बोलो हाँ है ना। और फिर ये कांड हो गया जीवन में, है ना। तो 2019 में जो अपने इलेक्शंस देखे, दोज वर प्राइम मिनिस्टर। अभी 2024 में जो इलेक्शंस आएंगे दैट इज प्राइम मिनिस्टरियल इलेक्शंस, एंड 2025 में जो आएंगे दैट इज अ स्टेट गवर्नमेंट वाले, स्टेट लेजिस्लेचर। सो जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं इसे कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, इसे एक और नाम है लोअर हाउस। शाहरुख खान, ये ऐसी हरकतें करनी है, पीछे मुड़ने का, तेज चलने का, ठीक है हाँ। और पढ़ाते वक्त एंट्री नहीं मारने का, कभी बताया था ना फर्स्ट डे पे, बिल्कुल फालतू हरकतें क्लास के अंदर नहीं चलेगी। सो हाउस ऑफ पीपल जिसे हम कौन सा हाउस कहते हैं? लोअर हाउस। एंड राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, जिसे हम कौन सा हाउस कहते हैं? अपर हाउस। हाउस ऑफ पीपल में बैठते हैं एमपीज, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हिंदी में हम कहते हैं खासदार। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, खास। राज्यसभा में जो बैठते हैं उनको कहते हैं मेंबर्स, आमदार नहीं, आमदार नहीं, बिल्कुल नहीं, मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल, मॉस्क। इनको हिंदी में कोई नाम नहीं है, इनको मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल ही कहा जाता है। क्लियर है? हाँ, ये जरूर है कि खासदारों में से कई सारे लोग राज्यसभा में भी बैठते हैं वहाँ, पर उनको कोई नाम नहीं है हिंदी वाला। स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लॉ के लिए, दिस इज कॉल्ड अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नीचे वाले को कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ बैठते हैं एमएलएस, जिन्हें हम आमदार कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और काउंसिल में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एमएलसीज। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। क्या कह रहा था मैं?
नहीं नहीं एमएलसी नहीं, मैं एक चीज़ मेरे को मेंशन करनी थी जो बीच में रह गई, पहले दिमाग नहीं चल रहा मेरा। होल्ड होल्ड, याद आ रहा है 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 आ रहा है, हाँ आ गया। सो अगर मैं आपको मेंशन करूं तो लोकसभा में देयर आर 545 मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 545। हैव यू एवर हर्ड अबाउट एनडीए एंड यूपीए? ये लेक्चर देखने के बाद में पापा के साथ में बैठ के न्यूज़ चैनल देख के पापा के साथ तुम डिस्कशन कर सकते हो कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। ठीक है, बम कमेंट करने का, पापा को भले ही समझे ना समझे। एनडीए इज कॉल्ड एज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एक बार सब जन बोलो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, विच मीन्स बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी प्लस अलाइड रीजनल पार्टीज, जैसे लास्ट इलेक्शन में अभी भी बोल सकते हो बीजेपी प्लस शिवसेना इज एनडीए। तो ऑब्वियसली अपोजिशन वालों को भी कुछ बनाना पड़ेगा ना जीवन में। सो कांग्रेस प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज आर कॉल्ड एज यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जैसे कांग्रेस और महाराष्ट्र में शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस इज अ यूपीए। इसे क्या बोले एक बार जो से यूपीए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो ऐसा ना। कुछ फिगर्स फैक्ट्स बताओ। 2014 के इलेक्शन में एनडीए को, टोटल एनडीए को 305 सीट्स थे। 545 मेंबर्स में से 305 सीटें एनडीए को थे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर बन गए मोदी, क्योंकि आपको कोई भी मिनिस्ट्री बनाने के लिए 545 में से 273 सीट्स चाहिए, मेजॉरिटी। पार्लियामेंट के 545 में से आपके अगर 273 मेंबर्स आपके निकले चुन के आए तो गवर्नमेंट आपकी। तो गवर्नमेंट किसकी बोले एक बार? मेरी। मेरी मतलब आपकी, आपकी मतलब अरे जिसकी भी। सो 273। एंड 2019 में इकलौते बीजेपी को ही 305 सीटें आ गई और अलाइड पार्टीज की 50 सीटें ऊपर से टोटल 355 सीट्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ एनडीए। इसका असर ये हुआ, अब जरा गौर से समझेगा कि पॉलिटिकल सिस्टम और लॉ कितना जुड़ा हुआ है। चाहिए थे 273 सिर्फ, पब्लिक ने मैंडेट दिया 355 का। आपको पता है ये जो मैजिक नंबर है ना 273, यही नंबर लगता है किसी लॉ को भी पास करने के लिए। मतलब लॉ आया और 545 में से 273 ने हाँ बोल दिया तो लॉ पास हो गया। अब इनके पास कितने हैं? जोर से बोलो कितने हैं? 350। तो इन्होंने अनसंट जो 70 सालों से चेंज नहीं हुए वो सब लॉ उठाए और चेंज कर डाले। वो धारा नंबर 370 जम्मू कश्मीर एक झटके में पास करवाया उसको विदाउट रेजिस्टेंस। बोले 355 लोग अपनी चे, अपोजिशन उधर कोने में बैठा था। समझ में आ रहा है? इधर से हाय हाय, उधर वातावरण कैसा है समझ, झाड़ी डोंगर। सो 355 लोगों ने हाँ बोल दिया। मतलब नॉर्मली क्या करते हैं जब इलेक्शन मतलब वोटिंग लेते हैं ना, तो उनके पास एक टेबल के ऊपर वोटिंग सिस्टम होती है, बटन दबाओ यस नो तो काउंट होगा। स्पीकर ने इस बार वो भी नहीं किया। स्पीकर बोले कितने लोगों को 370 हटाना है, आर्टिकल नंबर 370 हटाना है पूरे हॉल में से। सिर्फ उधर के 50-60 लोग छोड़ दिए तो सबने हाथ उठा लिया और टेबल बजाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने वोटिंग लिया भी नहीं, स्पीकर ने इमीडिएट बोल दिया गायब कि हो गया, आर्टिकल 370 उड़ गया। 75 ईयर्स से टॉर्चर करने वाला आर्टिकल जीवन में, और इन्होंने एक झटके में उड़ा दिया। ऊपर से उसको यूनियन टेरिटोरी घोषित कर दिया। मतलब पूरा कंट्रोल सीजी का और प्रेसिडेंट का रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तीसरी बात, वो सीए एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, कि भैया तुम प्रूव करो भाई साहब तुम इंडिया के सिटीजन हो। उसके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे। सिंपल सी बात है, सीए एक्ट की जरूरत क्या है वो भी जरा समझिएगा। तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, ठीक है, राशन 10 का आ रहा है। इमेजिन करो 3 लोग तुम्हारे घर में चोरी छुपे रह रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं। अच्छा लगेगा? 10 लोगों का राशन कितने लोग खा रहे हैं? जोर से बोलो 13। अब ये इमेजिन करो 135 करोड़ के साथ ऐसा हुआ तो, और ये हो रहा है। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से इतने सारे पलायन करता इंडिया में आए हैं। अच्छा, उनको सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है।
आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दो। वो बोले हमारे पास इसमें से कुछ चीज़ नहीं है। तो बोले ऐसे आदमी को पकड़ के लाओ जिसके पास ये है और जो तुम्हारे बिहाफ पे बात कर सकता है, तुमको लिख के दे सकता है। तो बोले हमारे पास ऐसा आदमी भी नहीं है। तो बोले किसी भी गवर्नमेंट के अफिलिएटेड नोटरी के जगह पे जाओ, एक एफिडेविट साइन करवा लो, सब प्रतिज्ञा पत्र कि मैं यहाँ यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट के लिए ये प्रूफ है। तो हमारे पास बोले वो भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अगर इसमें से तुम्हारे पास तुम्हारी पहचान का भी एक आदमी नहीं है, तुम्हारी रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है और कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? मतलब तुम एग्जिस्ट भी करते हो या अभी चला रहे हो जीवन? सीधी बात है ना भाई। बोलो हाँ यार। इसका सिंपल मतलब क्या है कि वो सिटीजन नहीं। बस ऐसे ही लोगों को बाहर खदेड़ना था। अच्छा, सिटीजन नहीं है एक हाथ बार चलेगा। व्हाट इफ वो सिटीजन नहीं है पर टेररिस्ट है? उसको कौन संभालेगा? समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई सिटीजन वो भी पास किया। जोश जोश में आके और 4 कृषि कानून भी पास किए, जिसको वापस लेना पड़ा। बोले नहीं सर गलती हो गई, वो थोड़ा फ्लो में आ गए थे, बोले कर दिए दनाक करके। तो वो भी हुआ। सो 273 वोट्स लगते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए 545 में से। और जब ये 273 क्रॉस हो जाएगा वोटिंग के तौर पे, तो नीचे राज्यसभा में 245 में से 233 वोट्स लगते हैं। कितने वोट्स लगते हैं बोले एक बार? 230। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ? ये दोनों चीज 233 नहीं, माय मिस्टेक, 223। कितने बोले एक बार उसे? 223। ये दोनों जगह पे इतने वोट्स मिल गए, आपका लॉ पास हो गया। इसलिए देश गवर्निंग पार्टी क्यों चलाती है? क्योंकि उसके पास लॉ पास करने का पावर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिसके पास लॉ पास करने का पावर है वो देश चलाएगा, इसलिए वो गवर्नमेंट है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सेम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में होता है, पर उसको बता नहीं सकते बिकॉज 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज है। हर एक का देखेंगे तो 15 लेक्चर इसी में जाएंगे। नीचे अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, एक बार लॉ दोनों जगह पास हो गया तो फिर आप प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेते हो। कौन है फिलहाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, क्या खास बात है उनकी? सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट तो ठीक है, शी बिलोंग्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी। इसके पहले कौन थे प्रेसिडेंट? रामनाथ कोविंद। उसके पहले प्रणब मुखर्जी। उसके पहले प्रतिभाताई पाटिल। उसके पहले एपीजे अब्दुल कलाम। पता नहीं क्या, जिसको याद रखना है उसी को भूल गए। प्रतिभाताई पाटिल पता है हमारी सिटी से बिलोंग करती है, अमरावती। ठीक है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, हालांकि अब अलग बात है वो मेरे को नहीं जानते। मैं पर्सनली जानता हूँ ना काफी अपने लिए जीवन में, हाँ है ना। सो प्रेसिडेंट और दूसरा कौन है बोले एक बार? गवर्नर। जोर से बोलो, दूसरा कौन है बोले एक बार? गवर्नर। गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? भगत सिंह कोश्यारी। वो 2.5-3 साल से वो बंदा बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है। बोले कोई भी आता कसम लेके जाता है। बोले उन्होंने क्या बोले, मैं पेड़े बांट रहा हूँ जीवन के अंदर। एक दिन एक आया कसम लेके गया, दूसरे दिन दूसरा आया कसम, तो कसम ही ले रहे बोले मेरे सामने। वो फ्रस्ट्रेट हो गया जीवन को। नीचे फिर एक बार प्रेसिडेंट गवर्नर ने लॉ को हाँ बोल दिया तो ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करते हैं। ऑफिशियल गैजेट मतलब भारत का ऑफिशियल डिक्लेरेशन का पत्र। कहीं लिखा हुआ आना चाहिए ना भाई कि भाई लग गई तुम्हारी, लग गई, लिखा हुआ आना चाहिए ना। तो कौन कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे ये हम डिक्लेयर करते हैं ऑफिशियल गैजेट में। कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शंस। जैसे आपको पता है कंपनीज एक्ट कैसे आया था? इट इज ऑन 12th of September, एग्जैक्टली 12th of September 2013, 9 साल एग्जैक्टली 9 साल पहले, विथ 98 नंबर ऑफ सेक्शंस। मतलब 470 सेक्शंस में से सिर्फ 98 इंप्लीमेंट किए गए थे, अप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई लॉ एकदम सी अंडरस्टैंड, इट्स नॉट लाइक दैट कि 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 में पूरे 470 आ गए ना। इट गोज लाइक दिस। ओल्ड लॉ धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और नया लॉ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ओल्ड लॉ में if I'm not wrong there were 557 sections, नियरली 557। तो वो धीरे धीरे कम करते गए और इधर के सेक्शंस बढ़ाते गए। मतलब 12 सितंबर को कुछ 98 सेक्शंस आए। 1 अप्रैल 2014 को कुछ 183 सेक्शंस आए। 2015 में तो पूरा साल इम्प्लीमेंटेशन ही चलता रहा।
तो नॉर्मली ओल्ड लॉ यहाँ पे खत्म हो जाएगा, न्यू लॉ यहाँ से आगे चलता जाएगा। दिस इज हाउ यू पास द लॉ। इंडिया का कोई भी लॉ है, कोई भी एनीथिंग एक्सेप्ट जो ब्रिटिशर्स ने पास किए, हर लॉ इसी प्रोसेस से पास होता है, सेंटर हो, स्टेट हो या कॉन्करेंट हो। समझ में आया पक्का? हाँ है ना? जोर से बोले यस और नो। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? एक पेज लो, पेज के दो पार्ट करो। पेज के दो पार्ट्स करो। यहां से लिखना शुरू कर दीजिएगा। गो फॉर इट फास्ट। फोटो ड्रॉ नहीं करने हैं, जो साइड साइड में लिखा है वो लिख लीजिए, या आपको जो लगता है साथ साथ में वो लिख लीजिएगा। ऊपर हेडिंग डालना हाउ टू पास अ लॉ। हाउ टू पास अ लॉ, एक साइड सेंट्रल प्रोसेस, एक साइड स्टेट प्रोसेस। स्लाइड 1 हो गया है। एवरीबडी डन? स्टेट कमेटी जो बिठाओगे आप उस हिसाब से, जो एक्सपर्ट्स होंगे उसके हिसाब से। कमिटीज़ डिफाइंड नहीं है, जो आपको एक्सपर्ट्स मिले, टाइम पे अवेलेबल रहे, उनके साथ बात बन सकती है, यू कैन क्रिएट इट। चलो डन एवरीबडी? बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी।
राज्यसभा में 245 में से 123 चाहिए, ठीक है, वही डिजिट पहले गलत हुआ था, मैं वही बोलूँ कुछ गलत हो रहा है, दैट इज 123 आउट ऑफ 245। चलो डन एवरीबॉडी। चलो हो गया सबका, लिखना यस और नो। ओके, अब मेरा सवाल ये है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या हम हाउस ऑफ पीपल लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बिठा सकते हैं? क्या दोनों को एक साथ बिठा सकते हैं? कुछ केसेस में अगर इमरजेंसी लॉज है तो दोनों हाउसेस एक साथ बैठ के लॉ पास कर सकते हैं। उसे कहा जाता है जॉइंट सेशन। कौन सा सेशन बोले एक बार? जॉइंट मतलब दैट इज कॉल्ड एज कौन सा सेशन बोले एक बार? जॉइंट। जॉइंट सेशन का मतलब बहुत सिंपल होता है कि दोनों हाउसेस साथ में बैठ के लॉ पास करें। पूरे 75 ईयर्स के हिस्ट्री में सिर्फ 3 लॉ कंसीडर किए गए हैं जॉइंट सेशन में और सिर्फ 2 पास हुए हैं। वो दोनों तुम्हें पता है। उसमें से पहला है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। बम तो साइड में फटा था ना, तो इतनी फटके हाथ में बोले भाई सब जना हो पहले लॉ पास करो जीवन में, बोलो हाँ है ना तो नीचे नोट डालना। इन केस ऑफ इमरजेंसी, in case of emergency, both houses of the parliament, in case of emergency both houses of the parliament or state legislature, in case of emergency both houses of the parliament or state legislature will sit together to pass the law will sit together to pass the law will sit together to pass the law, full stop. An entire history of 75 years, an entire history of 75 years only 2 laws has been passed, only 2 laws has been passed in joint session till date, in joint session till date, in joint session till date. Point number 1, Dowry Prohibition Act 1961, the Dowry Prohibition Act 1961. Sorry. Second, Prevention of Terrorism Act 2002. Terrorism Act 2002, full stop. लिख लिया सबने? मुझे बताओ, प्रेसिडेंट किसी लॉ को रिजेक्ट कर सकता है क्या? कर सकता है? कितने बार? ओके, दिस इज कॉल्ड वेटो पावर। प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को सिर्फ एक बार रिजेक्ट कर सकता है, ओनली 1 टाइम। कितने बार बोले? एक बार, एक बार। और वो ऐसे हंसने का नहीं, कोई एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है जीवन में जवाब देने का, ठीक है? बिल्कुल नहीं हंसने का। अपने को नहीं आता उसको उसके ऊपर हंसो ना जरा जीवन में। दूसरों तो एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, उसके ऊपर हंस के क्या मिलेगा तुमको? ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट टू समथिंग क्रिएटिव, नॉट टू डिस्ट्रक्शन, ठीक है? किया ट्राई, इट्स गुड थिंग। सो कोई भी लॉ कितने बार रिजेक्ट हो सकता है? सिर्फ एक बार। जोर से बोलो, कितने बार? एक बार। और उसे कहा जाता है वेटो पावर। पर एक बार कैसे रिजेक्ट होगा? ऐसा चलेगा कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, अथू, ऐसे करके रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो कैसे रिजेक्ट करेंगे? रीजंस के साथ, कि मुझे क्यों पसंद नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है इस लॉ में, क्या तकलीफ हो सकती है, ये सब चीजें।
पर कुछ लॉज ऐसे हैं जिसको प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकते, जैसे मॉनेटरी बिल, मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते ठीक है, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट होना जरूरी है। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कौन से बिल बोले एक बार? कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि प्रेसिडेंट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। कल जाके हमको उनके पावर कम करने हैं और उन्हीं के पास भेजा, अरे तुम्हारे पावर कम करने अप्रूव करो तो करेंगे क्या? दैट्स वाई दो लॉज प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नीचे नोट डालना। आफ्टर पासिंग अ लॉ बाय पार्लियामेंट, after passing a law by parliament, president have a power to reject any law, for one time only to reject any law for one time only, and it is called as veto power, VETO. Full stop. The rejection should be with the reason. Rejection should be with the क्या बोले एक बार? रीजन। फुल स्टॉप। समझ में आया पक्का? जोर से बोले सर ना। हैव यू एवर हर्ड ऑर्डिनेंस? जब भी लॉ पास करते हैं ना बेटा, कई बार ऐसा होता है कि भैया स्टैंडिंग कमेटी लॉ बना के रख देती है और पार्लियामेंट के सेशन ही मैनेज होके नहीं आते, क्योंकि पार्लियामेंट मतलब 545 मेंबर, सबको इनविटेशन दो, सबको बुलाओ, फिर सेशन लो, उसके पीछे खर्चा लगेगा। और ये क्या कम खाऊ पीऊ लोगे क्या जीवन में? इतने भुक्कड़े सब खा जाते हैं, बोलो हाँ है ना? तुम्हें पता है पार्लियामेंट में खाने का रेट क्या चलता है? 10 रुपए में 5 स्टार लेवल की थाली, हाँ 5 रुपए में नाश्ता। कभी पार्लियामेंट का रेट चार्ट पढ़ना, मतलब भिखारी आदमी भी इससे महंगा खाता होगा, पर क्वालिटी 5 स्टार लेवल की। समझ में आ रहा है? हमारा पैसा हैवी जा रहा है जीवन में। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि भाई साहब पार्लियामेंट के सेशंस लेना पॉसिबल नहीं है, पार्लियामेंट के सेशन प्रोसेस में ही नहीं है, और स्टैंडिंग कमेटी ने पास किया हुआ लॉ इमीडिएटली पास करने की जरूरत है। तो स्टैंडिंग कमेटी ऐसे सिचुएशन में लॉ सीधा लेके जाती है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास लेके जाती है? प्रेसिडेंट। बोलती है भाई सुन, ये लोगों का भरोसा नहीं, गधे घोड़े कुछ भी कर सकते हैं। या फिर पार्लियामेंट का सेशन होता है और पार्लियामेंट में लोग दंगा करना शुरू करते हैं और पार्लियामेंट छोड़ के भाग जाते हैं, जो हर बार की बात है। सो अगर ऐसा होता है तो भी आपने जो लॉ रखा वो रिजेक्ट हो गया हो या पास नहीं हुआ, रिजेक्ट तो नहीं हुआ बट पास तो नहीं हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में स्टैंडिंग कमेटी सीधा प्रेसिडेंट के पास जाती है, बोलते हैं भाई ये बहुत इमरजेंसी में है, कृपया इसको इंप्लीमेंट कर, नेक्स्ट सेशन जब बैठेगा तब हम इसको वापस से पास कर लेंगे, पर फिलहाल तो इसको हाँ कर, एटलीस्ट लोग इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करें क्योंकि ये इमरजेंसी है। दैट लॉ, दैट लव स्टोरी बिटवीन अ स्टैंडिंग कमेटी एंड अ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस। ये बाद में जब पार्लियामेंट का सेशन होगा वहां पे वापस रखा जाएगा। ठीक है, तो लिखना नोट नीचे। in case of emergency standing committee can put the law directly to president, if parliament cannot be called for. If parliament cannot be called for, full stop. Such a law accepted by president is called as ordinance. Is called ordinance, and it is subject to further approval,
ऑफ पार्लियामेंट in next session of parliament in next session full stop लिखना हो गया सबका? जोर से बोले सर ना। सो ये हो गया आपका, किस बारे में नोट बोले एक बार? ऑर्डिनेंस। ओके, मुझे एक बार बताओ, कभी आपने सुना है कि जब भी इलेक्शन होते हैं सेंटर के तो सब लोग उत्तर प्रदेश में जाके खड़े हो जाते हैं? जैसे मोदी जी हर बार 2 जगह से खड़े होते हैं और उत्तर प्रदेश में एक सीट फिक्स होती है, क्यों? जरा ध्यान देना। तूने बोला ना पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आ जाएगी जीवन में, तो देख ही लो, ठीक है। ये है पूरे इंडिया के सीट्स, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के, और उनके टोटल 545 मेंबर्स किस प्रकार डिवाइडेड है, ये उसका पूरा चार्ट है। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कौन से स्टेट का सेंट्रल लॉ बनाने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और कौन से स्टेट का स्टेट लॉ बनाने में इन्फ्लुएंस है, ये आपको इससे समझ में आएगा, ठीक है। तो ज़रा देखना, अगर आप टोटल वाला कॉलम देखोगे दिस वन, तो आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिखेंगे जिनका भी डिजिट 40 के अबाउ है। दोज आर कॉल्ड एज सब्सटेंशियल स्टेट्स। कौन से स्टेट्स कहाँ जाते हैं? सब्सटेंशियल। जैसे आंध्र प्रदेश, पर अब आंध्र प्रदेश रहा नहीं क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेपरेट हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप जाओ तो यू विल सी बिहार 40, देन यू विल सी जय महाराष्ट्र 48, ठीक है। देन यू गो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दिखा कितने सीट्स है, समझ रहे हो? 545 में से 20% यही लेके घूम रहे हैं, समझ में आ रहा है? 15 से 20%। नीचे वेस्ट बंगाल कितने हैं? 42। ऐसा कहा जाता है ये 4 राज्यों में आप इलेक्शन जीत गए, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, तो तुम्हारी गवर्नमेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए हर बार हर प्राइम मिनिस्टर हर जगह कहीं से भी खड़ा हो, पर वो उत्तर प्रदेश से एक और बार जरूर खड़ा होगा, मतलब 2-3 सीट्स के ऊपर वो खड़ा हो जाएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ये गुजरात में भी खड़े थे और उत्तर प्रदेश में भी खड़े थे, दोनों टाइम, दोनों इलेक्शंस के वक्त। बिकॉज उत्तर प्रदेश में क्यों इतनी सीट्स है? बिकॉज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि इंडिया नालायक लोगों पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है? बोले नहीं, नालायक लोगों। पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंडिया का ओरिजिन इज फ्रॉम गंगा एंड गंगा इज इन उत्तर प्रदेश। जहां आपने कभी सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर्स देखी अर्थ की, तो आपको उन रात की पिक्चर्स जो रात के लाइटिंग है उसकी, तुमको उन विसिनिटीज के ज्यादा लाइट्स दिखेंगे जिन विसिनिटीज में नदियां बहती है। ऑलवेज ह्यूमन काइंड फ्रॉम द एंसिस्टर्स इज ऑलवेज देयर नियर द रिवर्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? इसलिए उत्तर प्रदेश। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोले सर ना। इसे कहा जाता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इसके हिसाब से बनते हैं लॉज। यहाँ तक समझ में आया पक्का? जोर से बोले सर ना। यहाँ पे मेरे बेसिक्स पढ़ाने के सभी के सभी कंटेंट खत्म हुए। आज मेरे को आज्ञा दीजिएगा क्योंकि हालत बहुत मस्त है मेरी, ठीक है। कल अपन वापस मिलेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। कल से कॉन्ट्रैक्ट अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए काफ़ी करते हैं। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब आखिर दसवानी। थैंक यू बोलो बच्चों, जोर से बोलो। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।